गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स या फिर बवासीर के बारे में। तो पाइल्स या फिर बवासीर को हम किस तरह से बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बवासीर या फिर पाइल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप इस वक्त या आपके स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में जो रेक्टम या फिर एनस का एरिया होता है, उस एरिया में जो भी वेंस होते हैं, उन वेंस में जब भी सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके वजह से उस पेशेंट को लैट्रिन के समय काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। किसी किसी पेशेंट में लैट्रिन की जगह से खून भी आ सकता है और बहुत से पेशेंट में लैट्रिन के समय या लैट्रिन करने के बाद भी जो रेक्टम का एरिया होता है, जो रेक्टम का पार्ट होता है, वो एनल रीजन से बाहर भी आ सकता है। तो ओवरऑल इस मेडिकल कंडीशन को हम बवासीर या फिर पाइल्स ऐसे बोलते हैं। तो इसके बाद सवाल उठता है कि बवासीर या फिर पाइल्स किस वजह से होता है। तो देखिए कि सबसे पहली बात, जिस भी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति का पेट साफ ठीक तरह से साफ नहीं होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होना। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठ करके काम करना पड़ता है, तो उस व्यक्ति में भी पाइल्स या फिर बवासीर हो सकते हैं। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को हमेशा टॉयलेट के समय पे स्ट्रेन करने की आदत होती है, या जो व्यक्ति स्ट्रेनिंग करता है, उस व्यक्ति में भी पाइल्स या फिर बवासीर हो सकते हैं। तो इसके बाद सवाल आता है कि पाइल्स या फिर बवासीर कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए कि बवासीर या फिर पाइल्स के मेनली दो ही टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल पाइल्स और दूसरा होता है इंटरनल पाइल्स। और इनका जो मतलब है वो इनके नाम के अंदर ही है। जो भी पाइल्स इस एनल कैनल के बाहर के एरिया में होते हैं, उनको हम एक्सटर्नल पाइल्स ऐसे बोलते हैं, जिसके आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हो। और जो भी पाइल्स इस रेक्टम के अंदर वाले साइड पे होते हैं, जिनको कि हम इंटरनल पाइल्स ऐसे बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पे इस वक्त देख सकते हो। तो ये दो मेन टाइप्स है पाइल्स के, जिनको कि हम एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स ऐसे बोलते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे पाइल्स के ग्रेड्स के बारे में। तो पाइल्स के मेनली 4 ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहले ग्रेड के अंदर उस पेशेंट को दर्द जो होता है वो सिर्फ टॉयलेट के या फिर लैट्रिन के समय पे ही दर्द होता है, बाकी समय उस पेशेंट को कोई भी दर्द नहीं होता है और उस पेशेंट का लैट्रिन का एरिया या फिर जो रेक्टम है वो बाहर नहीं आता है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज। दूसरे स्टेज के अंदर उस पेशेंट को लैट्रिन करते समय भी दर्द होता है और लैट्रिन करने के बाद बाकी टाइम पे भी उस व्यक्ति को दर्द होते रहता है और कभी कभी उस व्यक्ति में लैट्रिन की जगह पे रेक्टम बाहर भी आ सकता है। तो ये हुआ स्टेज 2। तो स्टेज 3 के अंदर उस पेशेंट को जो दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, लेकिन वो लैट्रिन की जगह या फिर रेक्टम बाहर नहीं आता है। और जो लास्टली जो स्टेज 4 होता है, उस स्टेज के अंदर उस व्यक्ति को दर्द भी सीवियर होता है, इसके साथ साथ लैट्रिन की जगह भी या फिर रेक्टम भी बाहर आया हुआ रहता है, जो कि प्रोलैप्स हो जाता है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को पर रेक्टल ब्लीडिंग या फिर लैट्रिन के समय ब्लीडिंग होना, ये भी तकलीफ हो सकती है। तो ये मेनली 4 स्टेजेस होते हैं पाइल्स के, जिनको कि हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 इस तरह से बुलाते हैं। इसके बाद अगर हम पाइल्स के ट्रीटमेंट की बात करें, तो पाइल्स की ट्रीटमेंट बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि पेशेंट की एज क्या है, उस पाइल्स का कौन सा टाइप है, वो पाइल्स कौन से ग्रेड का है, जिस ग्रेड्स की अभी हमने बात की है, तो कौन से ग्रेड के अंदर वो पाइल्स आता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ती है। इसके बाद उस पेशेंट को पाइल्स की वजह से कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर ये दर्द कितना ज़्यादा अनबियरेबल है, इसके साथ साथ उस दर्द के वजह से या फिर पाइल्स की वजह से उस पेशेंट के डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना बड़ा असर आ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए उस पेशेंट के अंदर कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो पाइल्स की ट्रीटमेंट मोस्टली 3 तरह की होती है। एक तो होती है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दूसरी होती है ऑफिस बेस्ड या फिर ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट, और तीसरी होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो होती है वो मोस्टली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो पाइल्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर उस पेशेंट को ओरली कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं और लोकली एप्लीकेशन के लिए कुछ जेल्स या फिर कुछ क्रीम्स भी दिए जाते हैं। अगर हम इसके अंदर ओरल मेडिकेशंस की बात करें, तो फिर उस पेशेंट में ठीक से पेट साफ हो, इसके लिए लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि बिसाकोडिल या फिर डल्कोलैक्स, ये ब्रांड तो आप सभी को पता होगा। तो डल्कोलैक्स दिया जा सकता है। इसके साथ साथ टॉपिकल मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, जो कि लोकली एप्लीकेशन के लिए उस पेशेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में फ्लूइड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्लूइड टॉनिक्स की वजह से होता क्या है कि जो भी वेंस पाइल्स बना रहे हैं, मतलब जिन वेंस की वजह से उस पेशेंट में पाइल्स बन रहे हैं, उन वेंस में जो ब्लड फ्लो या फिर जो लिम्फेटिक फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और उसकी वजह से उस पेशेंट में जो साइंस और सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो दर्द हो रहा होता है, उसको काफ़ी हद तक कम करने में मदद होती है। तो ये था कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का पार्ट। इसके बाद होता है ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट। ओपीडी बेस्ड जो ट्रीटमेंट होता है वो मोस्टली सेकंड और थर्ड ग्रेड वाले पाइल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
तो ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट के अंदर उस पेशेंट को ओपीडी बेसिस के ऊपर ओपीडी में बुला करके कुछ प्रोसीजर्स की जाती हैं, जिसकी वजह से भी उस पेशेंट में जो पर रेक्टल पेन्स होते हैं उनको कम करने में और ठीक से कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। इसके अंदर हम उस पेशेंट में रबर बैंड लिगेशन कर सकते हैं, इसके साथ साथ स्क्लेरोथेरेपी दे सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट में इंफ्रारेड फोटो कोएगुलेशन की थेरेपी भी दी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें ओपीडी बेसिस पे की जाती है। इसके लिए उस पेशेंट को एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है या फिर फाइनली जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट मोस्टली जो 3rd या फिर 4th ग्रेड के जो पाइल्स या बवासीर होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो सर्जरी भी इसमें एक तरह की नहीं होती है, इसमें सर्जरी भी मोस्टली 3 तरह से की जाती है। इसके अंदर जो सबसे पहला सर्जरी या फिर ऑपरेशन का प्रकार होता है वो होता है स्टेपल्ड हेमरेक्टोमी। स्टेपल्ड हेमरेक्टोमी के बाद होता है ओपन या फिर क्लोज्ड हेमरेक्टोमी और फाइनली होता है आर्टरी लिगेशन। तो मोस्टली इन 3 तरह से उस पेशेंट में पाइल्स या फिर बवासीर की सर्जरी की जाती है। लेकिन सर्जरी कब करनी चाहिए इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट में बार बार ओरल मेडिकेशन देने के बाद भी बार बार उस पेशेंट में पाइल्स रीअकर हो रहे हैं तो उसमें सर्जरी की जा सकती है। या फिर जो पेशेंट अभी पाइल्स के 3rd या फिर 4th स्टेज में है और उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी सर्जरी की जा सकती है। इसके साथ अगर किसी भी पेशेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के पाइल्स एक ही साथ हैं तो फिर उस पेशेंट में भी सर्जरी की जा सकती है। तो ये कुछ मेन इंडिकेशंस हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं जब भी किसी पेशेंट में पाइल्स की सर्जरी करनी होती है उस वक्त। पाइल्स को बिना सर्जरी के कैसे ठीक किया जाए? तो पाइल्स को बिना सर्जरी के ठीक तभी कर सकते हैं जब वो पाइल्स अगर पहली या फिर 2nd स्टेज में हो। अगर कोई भी पाइल्स का पेशेंट अभी 3rd या फिर 4th स्टेज में है तो फिर उसको बिना सर्जरी के मैनेज नहीं कर सकते हैं। उस पेशेंट को फिर एक तो ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, जैसे कि हमने स्क्लेरोथेरेपी या फिर फोटो कोएगुलेशन की बात की, या फिर अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में है तो फिर उसमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरे ग्रेड के जो पेशेंट होते हैं उन्हें ही हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे करके बिना सर्जरी के या फिर बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।